पाठशाला की पहली क्लास, कांग्रेस में बगावत, जुमे पर ममता के सामने आया बाबरी का महासंकट, पीएम मोदी के डिनर ने क्या खेला किया। इधर मोदी की डिनर पार्टी, उधर राहुल ने भी बैठक बुला ली। क्या घमासान होने वाला है। मोदी हिंदू वोट टूटने नहीं दे रहे, ओवैसी हुमायूं लाखों मुस्लिम वोट ले उड़े। बंगाल में क्या गजब हो रखा है। और पहले धमकाया, अब 40 मिनट बाहर बिठाया। पाक पीएम शहबाज की पुतिन ने कैसे गजब बेइज्जती कर दी। इधर मोदी के साथ सेल्फी, उधर शहबाज की बेइज्जती। आज ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रखी। कांग्रेस की तो वंदे मातरम और एसआईआर दोनों मुद्दों पर धुलाई हो गई। अब पूरे इंडी गठबंधन में खलबली इस बात से मची हुई है कि नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों को अचानक अपने घर पर बुलाकर डिनर पर, ऐसा कौन सा नया टास्क दे दिया है भाई। नरेंद्र मोदी ने आज इस डिनर की तस्वीरें भी सबको दिखा दी। खुद पीएम बैठे हैं और उनके साथ टेबल पे कौन बैठा, इस डिनर में क्या क्या बातें हुई, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत चर्चा है। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी क्यों एनडीए सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग से हड़बड़ाए हुए हैं, आज आपको बताऊंगा। क्योंकि इधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग की तो अगले ही दिन राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग कर डाली। लेकिन कांग्रेस पर नई आफत यह आ गई है कि कांग्रेस के ही पुराने लोग फिर कहने लगे हैं कि भाई कुछ बदलिए, राहुल गांधी के राज में क्या ही हो रहा है। कांग्रेस में अब किसने लीडरशिप बदलने की बात कह दी है। राहुल गांधी की मीटिंग हुई, उधर सोनिया गांधी को किसने चिट्ठी भेज दी कि कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका वाड्रा होने की बातें होने लगी हैं। इधर कांग्रेस के अंदर भूचाल आने वाला है, उधर इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी हिली हुई हैं, क्योंकि बंगाल में बाबरी के लिए लाखों मुसलमान मैदान पर आ गए हैं। बंगाल में जो बाबरी बन रही है उसके लिए मुसलमानों ने कितने और नोट बरसा दिए। कैसे आज जुमे के दिन बाबरी को लेकर मुसलमानों ने बंगाल में अपनी ताकत दिखाई है, और यह ममता बनर्जी के लिए क्यों तनाव भरी तस्वीर है, आज आपको बताऊंगा। जिस जगह बाबरी बनने जा रही है उस जगह पर बंगाल के ओवैसी ने कैसे लाखों मुसलमानों को इकट्ठा करके ममता बनर्जी की जमीन हिला दी है, आज आपको देखना चाहिए। कैसे मोदी हिंदू वोट टूटने नहीं दे रहे हैं और मुस्लिम वोट इनके पास बचेगा नहीं तो क्या होगा इन लोगों का, आज यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन देश भर की इस पूरी पॉलिटिक्स का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर एक एक चीज जो हुई है सब कायदे से दिखाऊंगा। अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले कर गई। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। आज हुआ पहला जुम्मा नमाज हुआ, मेरा ख्याल से लाखों लोग हुआ जमात हो गया नमाज पढ़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने अपने डिनर में क्या खेला किया कि उधर कांग्रेस में बगावत जैसी बातें शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी पर बाबरी का कैसे महासंकट आ गया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप आज की सबसे बड़ी तस्वीर देख लीजिए जो नरेंद्र मोदी के ऐसे ही जलवे को दिखा रही है। नरेंद्र मोदी कहीं मौजूद नहीं भी रहते हैं तब भी दुश्मनों की कैसे क्लास लग जाती है। आज की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भाई पुतिन भारत आए थे, नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रहे थे, आपने देखा था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पुतिन ने जैसे बैठा के छोड़ दिया, उस तस्वीर की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही। 40 मिनट तक पुतिन से मिलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठ के नाखून चबाते रहे, लेकिन पुतिन ने लोड ही नहीं लिया भाई का। यह वही पुतिन है जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार उनकी कार में बैठे, कार में सेल्फी लिए, मोदी के घर जाकर बैठ के दोनों डिनर किए। लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पुतिन ने उनकी औकात दिखा दी। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में शामिल होने के लिए तुर्कमेनिस्तान गए हुए हैं। यहीं पर शहबाज की पुतिन के साथ मुलाकात होनी थी। शहबाज पुतिन से मिलने तो पहुंच गए, लेकिन पुतिन ने शहबाज को 5-10 मिनट नहीं 40 मिनट बैठा के छोड़ दिया कि बैठो अभी आते हैं, बैठो। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब शहबाज बैठ के जो है वो नाखून चबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार। भाई इतना बेचैन हो गया कि शहबाज शरीफ जो है उठे और चल गए पुतिन के कमरे में। दरअसल पुतिन उस समय तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात कर रहे थे।
40 मिनट इंतजार के बाद जब पुतिन नहीं आए तो शहबाज उस कमरे में घुस गए जहां दोनों की मीटिंग चल रही थी, लेकिन वहां से भी उन्हें जल्दी ही बाहर निकलना पड़ा क्योंकि पुतिन और एर्दोगन आपस में बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ को कोई किसी ने भाव ही नहीं दिया, कोई बात ही नहीं की। तो आप सोचिए कितनी बेइज्जती है कि पहले 40 मिनट इंतजार किया, उसके तनतनाते हुए गया है कि भाई जैसे अंदर जाके पुतिन को ही डांट देगा कि कहां हमको बैठा दिए। वहां 2 मिनट इसको बैठा के फिर बाहर कर दिया कि जाओ बाहर जाओ। आप ये भी देखिए कि पहले पुतिन ने शहबाज को मुलाकात के लिए 40 मिनट इंतजार कराया और जब फोटो सेशन की बारी आई तो दूसरे नेताओं से हाथ मिलाते हुए पहुंचे पुतिन ने वहां पर भी पिछली कतार में खड़े शहबाज को इग्नोर मार दिया। पुतिन ने शहबाज की तरफ देखा तक नहीं। आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। देखिए ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का इंपैक्ट माना जा रहा है कि पुतिन इस वक्त समझते, वो पुतिन थोड़ी ट्रंप की तरह है कि अपने निजी फायदे के लिए जो है वो मुनीर को गोद में बैठा लिया, देश जाए बाढ़ में। यहां उनको पता है भाई कि पाकिस्तान से सटना है कि भारत से सटना है, तो उन्होंने औकात दिखा दी पाकिस्तान को। भाई यहां पुतिन के आने के पहले पाकिस्तान को इन्होंने धमका दिया था रशिया वालों ने कि कुछ गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब यहां पर जिस तरीके से औकात दिखाई है, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भैया मामला गड़बड़ है, ये आदमी सटाने के ही मूड में नहीं है पाकिस्तान को। और ये भारत की ताकत आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने बनाई। पीएम मोदी के दोस्त पुतिन ने पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान ट्रंप से F-16 वाला पैकेज पाकर बड़ा उछल रहा था, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी से उलझने वाले पाकिस्तान को बढ़िया सबक सिखाया। यानी कूटनीति में बड़ा धमाका हो गया। अब आते हैं देश में क्या धमाका हो रहा है पॉलिटिक्स में। सबसे पहले आपको आज की 2 बड़ी सियासी तस्वीरें दिखा देता हूं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की एनडीए नेताओं के साथ डिनर पार्टी की है। पार्टी कल हुई थी, लेकिन उसकी तस्वीरें अब आज नई डिटेल के साथ सामने आई हैं। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की मीटिंग की है। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में मुलाकात की। संसद में कांग्रेस की रणनीति पर भी बातचीत हुई है। यानी उधर नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, इधर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कैसे पीछे रहूंगा, बुला मीटिंग बुला, हम लोग में मिले। दोनों तरफ तैयारी हुई है। सबसे पहले आपको पीएम मोदी के डिनर की जो नई तस्वीरें आई हैं पहले वो दिखा देता हूं। इस तस्वीर में पीएम मोदी एनडीए के सहयोगियों से मिलते दिखे। जेडीएस के नेता और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का हाथ पकड़े हुए उनके साथ पूरी आत्मीयता से मिल रहे हैं। उनके साथ जगदंबिका पाल भी खड़े दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी एनडीए और बीजेपी नेताओं के साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने एक साइड में एचडी देवेगौड़ा और दूसरी साइड में प्रफुल्ल पटेल को बैठा रखा है और बाकी वहां पर रविशंकर प्रसाद भी दिख रहे हैं, जगदंबिका पाल दिख रहे हैं, एचडी देवेगौड़ा दिख रहे हैं। ये तस्वीरें दिख रही हैं। पीएम मोदी ने कल अपने घर पर एनडीए नेताओं के लिए डिनर पार्टी आयोजित की थी। इस मेगा पार्टी में खाने के 54 टेबल लगे हुए थे। देख रहे हैं, सांसद ही इतने बैठा दिया है, सब खाओ मजा से। सूत्र बता रहे हैं कि डिनर पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे टेबल पर जा जाके बैठे हैं, सबसे मिले। पर्सनली सभी टेबल पर जाकर उन्होंने सभी सांसदों का हालचाल पूछा कि सब ठीक चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करना है। डिनर को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि डिनर के लिए एनडीए सांसदों को होस्ट करना अच्छा लगा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम आने वाले सालों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस डिनर पार्टी को बिहार की जीत के जश्न से भी जोड़ा जा रहा है। जिस तरह बिहार में एनडीए ने एकजुटता दिखाते हुए चुनाव लड़ा, उसका परिणाम मेगा जीत के तौर पर दिखा। इसलिए एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी का एक मैसेज यह भी रहा कि आगे भी इसी एकजुटता के साथ काम करना। इससे एक मैसेज और चला गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तो एकजुट है, यहां सिर्फ फुटअव्वल नहीं है, लेकिन इंडी वाले चाह के भी अपने अपने फायदे के चक्कर में कभी सेट नहीं हो पाए, कभी नहीं हो पाए। भाई आम आदमी पार्टी तो अलग ही चल रही है, टीएमसी अपना अलग हिसाब रखती है, बाकियों का अलग हिसाब चल रहा है। इधर पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए परिवार पार्टी कर रहा था, उधर इंडी गठबंधन में सन्नाटा। संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी को विपक्षी दल पूछ ही नहीं रहे। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ ही मीटिंग करके कुछ माहौल बनाए कि लगे कि हाँ भाई कुछ है। अब सांसद ही उनके कितने हैं गिन के, तो बेचारे जितने थे उनको बैठा दिया गया, बैठो सुनो मेरी बात। मीटिंग में राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के परफॉर्मेंस की तारीफ की। संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन को बढ़िया बताया। वंदे मातरम पर प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे की बहस की तारीफ की गई। इस बात पर भी कांग्रेस सांसदों ने अपनी ही पीठ थपथपा ली कि उन्होंने मौजूदा मुद्दे जैसे इंडिगो, प्रदूषण और नए लेबर कोड जैसे मुद्दे संसद में उठाए।
लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप के सुरेश ने बताया कि यह रूटीन मीटिंग थी। संसद में सांसदों के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया, उनकी बात सुनी गई, फीडबैक लिया गया। पर पब्लिक तो पूछती है कि फीडबैक तो ले लिए, उसके बाद कुछ बदलते हैं क्या? बदलते हैं ये नहीं है। बैठक के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हमने सरकार के नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। जैसे उनके बोलने पे भूकंप आता है, वैसे ही धज्जी उड़ी। सोशल मीडिया पे लोग हंस रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म पे बोलना था, और जब अमित शाह ने जो है धज्जियां उड़ानी शुरू की तो सब उठ के चल दिए। बीजेपी वाले बोलते रह गए कि भाग गए, देखो भाग गए। और अब राहुल गांधी कह रहे देखा हमने तो धज्जी उड़ा दी। सुनिए एक बार। वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी बता रहे हैं कि आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसके मुंह से अब शब्द निकल जाते हैं। अब राहुल गांधी के मुंह से भी एक बार संसद में एफ वर्ड निकल चुका है। उनका क्या सीन था? डिस्टर्ब थे। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन यहां उनके ऊपर ही एक लेटर बम फट गया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इधर उन्हीं के एक नेता ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बता दिया कि पार्टी वोट चोरी की वजह से नहीं, गलत हाथों में नेतृत्व होने की वजह से हार रही है। कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को लिखे लेटर में राहुल गांधी को तगड़ा लपेट दिया। कांग्रेस नेता मोहम्मद मोकविम ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, और जो जो लिखा उससे कांग्रेस हिल गई। पूर्व विधायक मोहम्मद मोकविम ने सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। कहा कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कश्मीर में पार्टी की हार की वजह गलत फैसले, नेताओं का गलत चयन और लगातार गलत हाथ में पार्टी की कमान। भाई अब कहने को अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन सबको पता है राहुल गांधी जो है वही वोट चोरी का माहौल बना रहे थे, और उनके नेता ही बता रहे हैं कि पार्टी उनके वजह से हारी, क्योंकि नेतृत्व तो एक तरीके से राहुल गांधी कर रहे थे। पूर्व विधायक मोहम्मद मुकविम ने कहा कि पार्टी अपनी पुरानी विरासत खो रही है भाई, और ऐसा दूसरों की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि पार्टी के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे हो रहा है। गलतियों को ठीक करने की बजाय पार्टी से बार बार दोहरा रही है। कार्यकर्ता खुद को दंडित, उपेक्षित और निराश महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद मुकविम ने अपने लेटर में राहुल गांधी का नाम लिया और बताया कि 3 बार के एमएलए होने के बावजूद वो राहुल गांधी से 3 साल से मिल ही नहीं पा रहे हैं। इससे उन्हें गहरी निराशा है, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में कार्यकर्ता की बात सुनी जाती थी। कई बड़े बड़े नेता जैसे कि सिंधिया, हेमंता, जयवीर शेरगिल और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उनको सुना नहीं गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का हवाला देकर प्रियंका वाड्रा को नेतृत्व देने की मांग सोनिया गांधी के सामने रख दी गई। यह भी कहा गया कि सचिन पायलट, रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार, शशि थरूर जैसे नेताओं को आगे लाने की जरूरत है। युवा देख रहे हैं कि अगर हमने यह मौका खोया तो सिर्फ यह चुनाव नहीं, पूरा जनरेशन हमारे लिए खो देंगे। जिस अभियान से संगठन मजबूत होना चाहिए था वो निष्पक्षता और पारदर्शिता के अभाव में विफल रहा। लोकप्रिय और योग्य नेताओं को नजरअंदाज किया गया। पक्षपात, गुटबाजी, लॉबिंग और मान्यता की कमी से वरिष्ठ नेता टूट रहे हैं। संगठनात्मक सर्जरी की जरूरत है। मतलब एकदम सब खोल के रख दिया भाई ने। राहुल गांधी वोट चोरी बोले, मीडिया को कोसे, ये बोले वो बोले, लेकिन कार्यकर्ता को, नेता को समझ में ना आ रहा जी कि क्यों हार रहे हैं। तो लिख दिए चिट्ठी सोनिया गांधी को, और लीडर भी बनाने बोल रहे हैं प्रियंका वाड्रा को। मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा ही नहीं बच रहा है इन लोगों को। सुनिए कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकविम को एक बार। लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। ये हमारे पास प्रियंका जी है और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीधे सीधे राहुल गांधी को खारिज करते हुए प्रियंका वाड्रा को कमान देने की मांग कर रहे हैं। ये तर्क दे रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा ही युवाओं को जोड़ सकती। यानी इधर राहुल गांधी जेंजी करते रह गए, उनके खुद के नेता मान रहे हैं कि राहुल गांधी से युवा जुड़ ही नहीं रहा है। प्रियंका वाड्रा को लाओ, शशि थरूर को लाओ, अलग टीम बनाओ, इनसे ना हो पाएगा। उधर बीजेपी के इस लेटर को
कांग्रेस के अंदर टीम प्रियंका और टीम राहुल गांधी की जंग से जोड़ दिया बीजेपी ने। बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस के अंदर यह जंग खुलकर सामने आ गई है। लोग अब नरेंद्र मोदी का वो बयान याद कर रहे हैं जब उन्होंने बिहार चुनाव की जीत के बाद आशंका जताई थी कि कांग्रेस का फिर से विभाजन हो जाएगा। सुनिए, याद कीजिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। देखिए, नरेंद्र मोदी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उनको पता है ना भाई, जो कार्यकर्ता मान लीजिए चुनाव जितवाने के लिए मेहनत कर रहा है, जो नेता चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है ना कि भाई एक व्यक्ति के ऐसे नैरेटिव जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहे, उसकी वजह से वो हार रहा है। मोहम्मद मुकविम ने सोनिया गांधी को 5 पन्ने का लेटर लिखा है। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद मुकविम अपनी पार्टी की दशा देखकर एकदम अंदर से भरे हुए थे, सब बाहर आ गया लबलबा के। और यह दर्द उनके लेटर में दिखा। मोहम्मद मुकविम ने बताया कि कैसे उनका परिवार दशकों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है। मोहम्मद मुकविम ओडिशा की बाराबाती कटक सीट से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मोहम्मद मुकविम का दावा है कि 35 साल से सीट पर कांग्रेस जीती नहीं, लेकिन 2019 में वो यहां से विधायक बने। 2024 में यह सीट तब सुर्खियों में आई जब उनकी बेटी सोफिया फिरदौस बाराबाती कटक सीट से जीती। सोफिया फिरदौस ओडिशा की पहली मुस्लिम विधायक बनी। अभी ओडिशा में कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस 25 साल से सत्ता से बाहर है। इधर प्रियंका वाड्रा को कमान देने की मांग हो रही है, उधर प्रियंका वाड्रा की फिर से यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बड़ी अहम बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली पर चर्चा हुई। इससे पहले साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की कमान प्रियंका वाड्रा ने संभाली थी, लेकिन वो कोई बहुत अद्भुत काम नहीं कर पाई थी उस वक्त भी। इधर कांग्रेस यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उधर यूपी के नए अध्यक्ष को चुने जाने को लेकर बीजेपी खेमे में भी हलचल है। दावा है कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर सस्पेंस संडे तक खत्म हो जाएगा। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुना जा सकता है। अध्यक्ष पद और नेशनल काउंसिल के सदस्यों के लिए नॉमिनेशन शनिवार को दोपहर होगा। नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम चल रहा है। ओबीसी से आने वाले पंकज चौधरी को पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चल रहा है, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। यूपी में बीजेपी 3 बार कुर्मी समुदाय से अध्यक्ष बना चुकी है। साथ ही मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी अटकलें लग चुकी है। लेकिन यह बात तो सबको पता है कि जो नाम चर्चा में होते हैं अक्सर उनका नंबर आ ही नहीं पाता। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मौजूदा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पीएम मोदी से 35 मिनट की मुलाकात कर चुके हैं। नए अध्यक्ष को लेकर गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की बैठक भी हुई। यानी इधर बीजेपी भी कमर कस रही है और लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कब बदलेगा। भाई नड्डा जी का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हुए जा रहा है, लेकिन उधर बंगाल में ममता बनर्जी का एक्सटेंशन पब्लिक करेगी कि नहीं, यह भी सवाल है। पीएम मोदी तो बंगाल से लेकर यूपी तक मजबूत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उधर इंडी गठबंधन फंसता जा रहा है और आजकल सबकी नजर बंगाल पर है, क्योंकि वहां इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी का टेस्ट होना है। लेकिन ममता बनर्जी की आजकल टेंशन बढ़ी हुई है बंगाल में बाबरी वाले मामले को लेकर। मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उस जगह पर आज जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इतने लोग आ गए बॉस कि जगह कम पड़ गई। यानी हुमायूं कबीर अपना शक्ति प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। आप देखिए एकदम भर भर के मुसलमान आ गए। नमाजियों की तादाद को देखते हुए दो बार में नमाज अदा करनी पड़ी। दावा है कि एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए थे। नई बाबरी मस्जिद शिलान्यास के बाद यह पहला जुमा था, यानी मस्जिद की नींव रखने के बाद का पहला जुमा। ऐसे में लोगों में नमाज को लेकर एकदम होड़ मच गई। सब पहुंच गए कि हम कैसे नहीं पढ़े, हम भी पढ़ेंगे साथ में। लाखों लोग आ गए। नमाजियों के लिए यहां खास इंतजाम भी था, उनके लिए खिचड़ी पकाई गई थी। इतने लोगों के आने की वजह से उस जगह के आसपास एक अस्थायी मार्केट बन गया। सुनिए भारी भीड़ को लेकर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्हें बंगाल का ओवैसी कहा जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं। आज हुआ पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ
इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग वहाँ जमा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। बाबरी मस्जिद का जो लीम रखा गया, उनको मैदान तो अभी पूरे नहीं हुआ, वो जमीन का ऊपर लाखों आदमी आके और नमाज पढ़ने के लिए आया। तो एक बार में नमाज में नहीं पूरा हुआ, सेकंड टाइम भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। लाखों लोग आया एक साथ में, तो जुम्मा का नमाज नहीं अदा कर पाया। आप सोचिए, अभी तो मुर्शिदाबाद में सिर्फ मस्जिद की नींव पड़ी है बॉस, खाली नींव रखी गई है, और जिस विधायक को ममता बनर्जी ने निकाल दिया वो वहां उसके समर्थन में लाखों लोग पहुंच गए। जहां जो भी मुसलमान यहां आ रहे होंगे वो एक तरह से हुमायूं कबीर में अपना नया नेता ही ना देख रहे होंगे कि इस भाई ने हमारे लिए बाबरी की बात कर दी। तो ये जो लाखों लोग आए हैं ये टीएमसी को वोट करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। इन तस्वीरों का यही नैरेटिव है कि हुमायूं कबीर ने लाखों मुसलमानों की भीड़ जुटा ली। ये भीड़ ममता बनर्जी को परेशान करेगी। भले ही ये लोग सिर्फ नमाज पढ़ने आए हैं, लेकिन उनकी जुबान पर हुमायूं कबीर का नाम चढ़ा हुआ है, और यह नाम ऐसे ही बंगाल के मुसलमानों की जुबान पर चढ़ सकता है। ऊपर से हुमायूं कबीर तो पहले ही खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं। ओवैसी की राह पर चलते हुए हुमायूं कबीर ने भी ममता बनर्जी को इस बात पर घेर लिया कि ममता बनर्जी मंदिर के लिए जमीन पैसा सब अरेंज कर देती। ये सब मुद्दा चुनाव में उठाएंगे। सुनिए बंगाल के नए ओवैसी हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। फिर ममता बनर्जी ने सरकार में आने के बाद वो पुरी से जगन्नाथ मंदिर यहाँ लेके आया, 400 करोड़ रुपया सरकार का पैसा, सब लोगों को पैसा उनको दिया, मंदिर बना दिया। फिर सिलीगुड़ी में 21 एकड़ जगह भी दे दिया, यहाँ 15 एकड़ न्यू टाउन में राजारहाट। यानी एक तरीके से हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को बता रहे हैं कि देखो ममता बनर्जी को भर भर के वोट तो देते हो, पर वो तो सब हिंदुओं के लिए कर रही हैं। उधर हिंदू अलग नाराज है, उसको लगता है कि ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हुआ। कई साल तक भाई मौलवियों को जो है वो सैलरी मिलती रही, लेकिन पंडितों को नहीं मिली थी कई साल तक, बाद में मिली। तो वहां अलग गुस्सा, यहां अलग गुस्सा। अब क्या होगा ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का। बिहार में ओवैसी ने इंडी गठबंधन को ऐसे ही फंसाया था कि इंडी गठबंधन तो मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम तक नहीं बना सकती। ओवैसी ने पूरा माहौल बना दिया था कि भाई ये लोग तो मुसलमान को दरी बिछाने वाला समझते हैं। उसी तरह हुमायूं कबीर सीएम ममता बनर्जी को घेर लिए हैं। इंडी गठबंधन के लिए अभी तक सिर्फ ओवैसी से निपटना ही सिरदर्द। अब बंगाल में हुमायूं कबीर की एंट्री मुसलमानों के वोटों की लड़ाई को और चैलेंजिंग बना देगी, और इसलिए आप देखिए कि मुस्लिम वोटों को सेट करने के लिए इंडी गठबंधन ज्यादा एक्टिव हो गया है। इंडी गठबंधन के नेता मद्रास हाईकोर्ट के उस जज को हटाने पर अड़ गए हैं जिन्होंने एक पहाड़ी के पास पवित्र दीपक जलाने का आदेश दिया। लेकिन अब देश के पूर्व 56 जजों ने इंडी गठबंधन की क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 56 पूर्व जजों ने एक लेटर लिखा है। लेटर में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ इंडी गठबंधन के महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया गया है। लेटर में कहा गया कि यह न्यायाधीशों को धमकाने का गलत प्रयास है जो समाज के एक विशेष वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसे प्रयासों को जारी रखा गया तो ये देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका की आजादी की जड़ें काट देंगे। पूर्व जजों ने कहा कि सांसदों ने जज को हटाने की जो वजह दी है वो महाभियोग जैसे दुर्लभ, अपवाद और गंभीर संवैधानिक कदम को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं। इन रिटायर्ड जजों ने इमरजेंसी की दौर का भी हवाला दिया और यहां तक कहा कि महाभियोग के बदले की कार्रवाई का हथियार नहीं है। जजों को राजनीतिक उम्मीदों के अनुसार चलने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें हटाने की धमकी देना, ऐसा तरीका लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी है। यह भी कहा गया कि इकलौता मामला नहीं है, हाल ही में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। यानी देश के बड़े बड़े 56 जजेस ने इंडी गठबंधन को आईना दिखाया कि बॉस ये क्या कर रहे हैं आप लोग। ये आरोप लगाया कि वो एक पक्ष को खुश करने के लिए संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं लोग। इस लेटर ने इंडी गठबंधन को बुरी तरह फंसा दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ये माहौल बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने हर संस्था को कैप्चर कर लिया है, जबकि यहां तो इंडी गठबंधन पर जजेस पर दबाव डालने का आरोप लग रहा है। और ये कोई सियासी आरोप नहीं है, जज ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भाई एक पक्ष को खुश करना है तो महाभियोग ले आए। उधर मोदी जो है वो हिंदू वोट बटने नहीं दे रहे, तो ये लोग फंस गए हैं कि उधर ओवैसी कोई हुमायूं कबीर मुसलमान का वोट काट दे, इधर हिंदू जो है वो बटने को तैयार ना हो मोदी के नाम पे। फिर क्या होगा? जो होगा सो होगा। लेकिन अब मोदी क्या क्या कर रहे हैं जरा उसका अगला चैप्टर देखिए।
78,000 करोड़ और आपका बैंक अकाउंट, पीएम मोदी आपके अकाउंट में भी पैसा डालने वाले हैं क्या? बैंक में रखे पैसे के साथ पीएम मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया? आज आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक बहुत बड़े मिशन में जुटे हुए हैं और यह मिशन है देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने का। चाहे आप जीएसटी में सुधारों की बात कर लीजिए, इनकम टैक्स आसान करने की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी इकोनॉमी को रॉकेट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस बीच पीएम मोदी ने अब वो काम कर दिया जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है और जिसकी बहुत चर्चा भी नहीं हो रही है, लेकिन बड़ा क्रांतिकारी कदम है बॉस। मोदी सरकार ने योर मनी योर राइट योजना शुरू कर दी है। 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा पब्लिक को वापस जाने वाला है और 78,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। यह पैसा आपका भी हो सकता है और आपको कैसे मिल सकता है आज आगे बताऊंगा, क्योंकि यह खबर हर हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई है। अगर आपका बैंक खाता है, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो यह खबर जरूर देख लीजिएगा। योर मनी योर राइट से क्या असर होने वाला है, कैसे आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, यह सब बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बॉस जो रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रखी है उसकी एक झलक देखिए। रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हर प्रकार के रिफॉर्म ये आज हमने मकसद बना करके चले। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। योर मनी योर राइट ये योजना क्यों शुरू की गई है, पहले इसको समझिए। देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हजारों करोड़ रुपया बिना दावे के पड़ा हुआ है, यह जानकारी बताई। यानी इस पैसे पर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, यह अनक्लेम्ड पैसा है। 78,000 करोड़ रुपया ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन है पैसा पब्लिक का। जानकारी के अभाव में कोई लेने नहीं जाता। इसी पैसे को लौटाने के लिए योर मनी योर राइट योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू की कि भाई तुम्हारा पैसा है, लेके जाओ, खर्चा करो। इसका मकसद लोगों का भूला बिसरा या बिना दावे वाला पैसा वापस करने का है। सरकार ने यह नहीं सोचा कि पड़ा है तो ले लेते हैं, देश में लगा देंगे। नहीं भाई, तुम्हारा पैसा है, आपका पैसा आपको नरेंद्र मोदी ढूंढ ढूंढ के लौटा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह भूली हुई संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का अच्छा मौका है। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के पास कितना अनक्लेम्ड पैसा भर भर के पड़ा हुआ है। और इसको अगर आप देखिएगा, जो अनक्लेम्ड पैसा है और आपको कैसे मिलेगा यह भी आगे बताऊंगा। भारत में अनक्लेम्ड पैसा जो पड़ा हुआ है उसको अगर आप देखने जाइएगा बॉस, बैंकों के पास 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा है, कोई लेने ही नहीं आ रहा सालों साल से। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 14,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। 14,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी के पास। जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है लोगों का अनक्लेम्ड? 3,000 करोड़, 3,000 सीआर। और जो शेयर के डिविडेंड होते हैं, शेयर डिविडेंड, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है? 9,000 करोड़ रुपया, 9,000 करोड़ रुपया। यानी अगर आप सब जोड़ दीजिए तो यह मामला करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच जाता है। 88, 92, 95 और 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ प्लस पैसा लोगों का पड़ा हुआ है। अब इसी पैसे को जनता को वापस करने के लिए सरकार जो है योर मनी योर राइट योजना लेकर आ गई और काम शुरू है। मोदी सरकार ने यह सारा अनक्लेम्ड पैसा वापस करने के लिए आपका पैसा आपका अधिकार योजना शुरू की। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि पैसा वापस मिलना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है?
तनाव मत लीजिए, हम बताएंगे आपको। देखिए, आपका पैसा आपका अधिकार के तहत 4 तरह से पैसा चेक किया जा सकता है कि आपका भी कोई पैसा फंसा हुआ है कि नहीं, या आप भूल गए रख के क्या। सर्च इंजन पर udgam.rbi.org.in/unclaimed deposits डालिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, उसको डाल के सर्च कीजिए। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और OTP डालिए और नया अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। इंडिविजुअल सेक्शन में जाकर अपना नाम, बैंक का नाम, पैन, वोटर ID नंबर डाल दीजिए। सर्च पर क्लिक करके अपना खोया हुआ अकाउंट चेक कर सकते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस का बिना दावे का पैसा चेक करने के लिए BIMABHAROSA यानी बीमा भरोसा .indai.gov.in पर रजिस्टर करना है। वेबसाइट पर जाकर अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहां पर अपना नाम, पॉलिसी नंबर, पैन और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालकर सबमिट कर दीजिए। इन डिटेल से मैच करती हुई कोई भी आपकी पॉलिसी होगी तो वो उसमें दिख जाएगी। तो आप भूल गए तो वहां दिखेगा। ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड का खोया पैसा चेक करना है तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से mfcentral.com पर लॉगिन कीजिए। उसके बाद इन्वेस्टर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की जानकारी डाल दीजिए। फिर अनक्लेम्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके फंड से जुड़ी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बिना दावे का शेयर डिविडेंड चेक करने के लिए iepf.gov.in पर जाना है। अनक्लेम्ड अमाउंट या सर्च अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाम, पिता का नाम और कंपनी का नाम डालकर और या पैन और डीमैट नंबर की डिटेल डालिए। सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके अनक्लेम्ड डिविडेंड या IEPF में शेयर दिखने लगे। यानी आपका पैसा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है कि भाई पैसा भूल गए हो, लेके जाओ ना अपना पैसा। इस तरह से आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपका पैसा भी अनक्लेम्ड पड़ा हुआ तो नहीं है। नहीं होता है, कभी कभी पैंट में रख के 500 रुपया भूल गए या कुछ पैसा रख के भूल गए। किसी दिन झाड़े निकाले, अरे यार पैसा मिला, मजा आ जाता है उस दिन। अब सोचिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों का रखा हुआ है, वो जब मिलेगा लोगों को तो क्या मजा आएगा, और फिर वो पैसा जब देश की इकोनॉमी में लगेगा तो कितना मजा आएगा। अब आपको यह भी बताता हूं कि एक बार ये पता लग गया कि आपका पैसा है वहां पे पड़ा हुआ है, तो लेना कैसे है ये भी तो समझिए। अनक्लेम्ड इंश्योरेंस राशि वापस पाने के लिए बीमा भरोसा IRDAI.gov.in पर जाना है। अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करने के बाद रजिस्टर कंप्लेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां एक फॉर्म दिखेगा जिसमें अपने इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारी आपको डाल देनी है। फिर फॉर्म सबमिट करने पर एक टोकन मिल जाएगा जिससे क्लेम को ट्रैक किया जा सकता है। इसके करीब 30 दिन के अंदर क्लेम का पैसा वापस मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड से भूले हुए पैसे वापस लेने के लिए MF सेंट्रल या सेबी मित्र की वेबसाइट पर जाना है। यहां भी अपनी जानकारी जैसे पैन नंबर, KYC, बैंक डिटेल, नॉमिनी ID डाल दीजिए। पूरी जानकारी डालने के बाद 15 से 45 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। बिना दावे के शेयर डिविडेंड को वापस पाने के लिए MCA या IEPF पोर्टल पर जाकर IEPF 5 फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट, KYC, बैंक प्रूफ, पुराने शेयर प्रूफ कंपनी के नोडल ऑफिसर को स्पीड पोस्ट कर देना है। कंपनी वेरिफिकेशन के बाद आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आपका पैसा आपका अधिकार योजना का लाभ अब तक लोगों को मिलना भी शुरू हो चुका है। कई लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, और अगर आप देखेंगे कि कितने लोगों को फायदा हुआ, तो फायदा अभी तक जो मिल चुका है ये अनक्लेम्ड पैसे की योजना का, इसको अगर आप देखने जाइएगा तो 2000 करोड़ रुपया अभी तक लोगों को वापस मिल चुका है। लोग ले चुके भाई डिटेल भर भर के, अरे मेरा पैसा रखा था, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर डिविडेंड, इसका पैसा लोगों ने ले लिया। 2000 करोड़ हो गया, लोगों के अकाउंट में चला गया कि ले भाई तेरा पैसा था। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान को अक्टूबर में शुरू किया गया था। इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। यानी सरकार खुद लोगों को बुला बुला के पैसा दे रही है कि अरे तेरा पैसा भाई बिना दावे के पड़ा लेके जाओ। अब मौका है कि उसको वापस आप ले सकते हैं। सरकार का मकसद है कि इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और इसके लिए अवेयरनेस मिशन छेड़ दिया गया है। आप देखिए कि 477 ग्रामीण और शहरी जिलों में सुविधा शिविर आयोजित किए गए। दूर दराज और कठिन पहुंच वाले इलाकों पर खास फोकस है। पैसा वापस कैसे लेना है ये लोगों को बताया जा रहा है इन शिविरों में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अनक्लेम्ड पैसा वापस ले सकें।
आपका पैसा आपका अधिकार योजना दिसंबर 2025 तक ही है। यानी अगर आपका पैसा भी इसी तरह बिना क्लेम के पड़ा है तो दिसंबर 2025 खत्म होने से पहले क्लेम कर लीजिए बॉस। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो पीएम मोदी की सुधार एक्सप्रेस फुल स्पीड में दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं और आप देखते चले जाइए भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म एसआईआर हो ही रहा है, सोशल रिफॉर्म देश की जनगणना जो है वो होने वाली है, उसका आ गया है मामला, इकोनॉमिक रिफॉर्म जीएसटी 2.0 हो ही गया, टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में रिफॉर्म हो रहा है, बुलेट ट्रेन यूपी में, हाइड्रोजन ट्रेन बनारस में, रोपवे। यानी सेक्टर कोई भी हो, पीएम मोदी पुराने तौर तरीकों को बदल के रख दे रहे हैं जिससे देश की गति और ज्यादा हो जाए। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी रिफॉर्म कर रहे हैं, इससे भी कई लोगों को आग लगी हुई है और पॉलिटिक्स के धुरंधर नरेंद्र मोदी साबित हो रहे हैं ये रिफॉर्म करके। लेकिन एक फिल्म भी आई है धुरंधर, उसने क्या किया जरा आपको उसके बारे में बताता हूं, अगला चैप्टर खोलता हूं। 300 करोड़ कमा चुकी धुरंधर फिल्म ने ऐसा क्या कर दिखाया, 6 मुस्लिम देश ने बैन कर दिया बॉस कि मेरे यहां कोई नहीं देखेगा धुरंधर। ऐसा क्या किया भाई? अजीत डोभाल, अजमल कसाब, आईएसआई और धुरंधर मूवी का ऐसा सच कि पाकिस्तान तक में गजब आग लग गई है। आज आपको दिखाता हूं भाई। धुरंधर मूवी को देखकर पहले तो भारत का मोदी विरोधी गैंग सुलगा, फिर अब पाकिस्तान उबला। धुरंधर के बारे में सुन सुनकर पाकिस्तान में लोग जो है वो आग लगी हुई है उन लोगों को। हालत ये हो गई कि जैसे जैसे धुरंधर कमाई पे कमाई कर रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों में हाहाकार मचता जा रहा है। 7 दिन में धुरंधर ने 300 करोड़ रुपए कमा डाले। इसमें भारत के अंदर 200 करोड़ की कमाई, भारत के बाहर 100 करोड़ रुपए की धुरंधर कमाई। इधर धुरंधर ने 300 करोड़ रुपए कमा डाले, उधर 6 मुस्लिम देशों ने उस पर बैन लगा दिया। यानी इधर धुरंधर पर पैसा बरस रहा है, उधर उतनी ही उस पर आग बरसाई जा रही। आज आपको बताऊंगा कि धुरंधर पर कौन से 6 मुस्लिम देशों ने बैन लगा दिया। आपको यह भी बताऊंगा कि धुरंधर ने पाकिस्तान में क्या कोहराम मचा दिया। धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया उसे देखकर पाकिस्तान क्यों कहने लगा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरंधर मूवी का वो सच क्या है जिसे देखकर पाकिस्तान अलबला गया है? नकली नोट छापने वाली मशीन का सच हो या फिर पाकिस्तान के आतंकियों की असली फोन रिकॉर्डिंग जिन्हें देख कर सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं, आज सब आपके लिए ले आया हूं। पहले जो हो रहा है धुरंधर को लेकर, इससे पहले आपको कब याद है कि एक फिल्म भारत में आई हो और उसने दुनिया भर में हिलाकर रख दिया वो लोगों को। कई लोग देखना चाहते हैं, कई लोग एक झलक नहीं देखना चाहते। धुरंधर के धमाके से पाकिस्तान तक हिल गया है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि धुरंधर की जिस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जिस तरह से भारत के बाहर भी धुरंधर जो धुआंधार कमाई कर रही है, उससे खलबली मच गई। पूरी दुनिया में फिल्म को रोकने के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। आप देखिए, खाड़ी के 6 मुस्लिम देशों ने धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई इसमें शामिल है, जहां आप धुरंधर नहीं देख पाएंगे। इन देशों की अथॉरिटीज की दलील है कि धुरंधर की कहानी में एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग है। इन देशों में धुरंधर फिल्म की स्क्रीनिंग तक को परमिशन नहीं दी गई। भाई, धुरंधर ने तो दिखाया कि पाकिस्तान कैसा 2 कौड़ी का देश है और कैसे भारत के खिलाफ साजिशें करता है। कराची के लियारी में कैसे गैंगवॉर चलता है वो दिखाया है। लेकिन देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे सब सट गए कि ना पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, हम नहीं देखने देंगे धुरंधर को। धुरंधर के खिलाफ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धुरंधर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लंका लगा दी है। बॉस, ऐसे ऐसे सच दिखा दिए जिससे पाकिस्तान की दुनिया में पोल पट्टी खुल गई। जितने लोग धुरंधर को देख रहे हैं वो पाकिस्तान का सच भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई देखिए, 26/11 हुआ। कई लोग जेनजी आज का शायद नहीं जानता 26/11 में कैसे क्या हुआ। नकली नोट का मामला कैसे था? फिल्म में एक डायलॉग है कि उस जमाने में एक मंत्री और उनका बेटा जो है वो नकली नोट जो है उसका खाचा जो होता है, खाका, वो पाकिस्तान को दे दिए थे। अब वो क्या सच्चाई है वो तो फिल्म वाले जाने, बाकी तो कुछ हमने आपको बताया था। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें जेनजी को पता चल रही, क्योंकि जेनजी फिल्म देखने जा रहा है, इसलिए इनको आग लग गई। जैसे जैसे लोग देख रहे हैं फिल्म, कमाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी आग लगती जा रही है। आप ये देखिए कि इस फिल्म ने क्या गजब कर रखा है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई। 7 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ पार कर गई। 7 दिन में सिर्फ भारत में ही 200 से ज्यादा करोड़ की कमाई हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिल्म जल्द ही 500 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है और यह रकम पाकिस्तान के रुपए में 1500 करोड़ के पार हो जाती है। धुरंधर की कमाई देखकर पाकिस्तान को बुखार आ गया है, क्योंकि जितने पैसे भारत की एक पिक्चर कमा लेती है उतने पैसों के लिए पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ती है।
ऊपर से धुरंधर ने पाकिस्तान की ऐसी पोल खोल दी कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के पास कहने सुनने को कुछ बचा नहीं। आप देखिए कि इस पिक्चर से पाकिस्तान कैसे तिलमिलाया हुआ है। अजमल कसाब पकड़ा गया, भर दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का था। कह रहे हैं कि फर्जी ऐसे ही भारत माहौल बना रहा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। सोचिए, इन लोगों के पास बुद्धि भी नहीं है भाई, पैसा नहीं है, देश के पास चलता है, लेकिन देश के पब्लिक के पास बुद्धि ना हो, मतलब हर मामले में ये लोग कंगाल हैं। नरेंद्र मोदी का यही काम बचा है कि बैठ के फिल्म लिख रहा है। तुम्हारी तरह शहबाज शरीफ जैसा हाल थोड़ा ही है कि 40 मिनट कोई भी मीटिंग के लिए बैठा देता कि बैठ के उस 40 मिनट में फिल्म लिख दी है। नरेंद्र मोदी और भारत के टाइम की वैल्यू है बॉस। भारत से लेकर पाकिस्तान और खाड़ी देशों तक धुरंधर मूवी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को फिल्म के रियल लाइफ किरदारों में भारत और पाकिस्तान से जुड़े रियल लाइफ किरदारों की झलक दिख रही है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी लोग फिल्म के सीन और कैरेक्टर्स को असल कहानी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अर्जुन रामपाल इस फिल्म में मेजर इकबाल के किरदार में, जो मुंबई में हुए 26/11 के हमले के वक्त आतंकियों को सैटेलाइट फोन से कमांड दे रहा था कि कैसे लोगों को मारना है। पाकिस्तान इसलिए अलबलाया हुआ है क्योंकि फिल्म की रीच बहुत होती है, बहुत लोगों तक पहुंच जाती है बात। कई लोग तो फिल्म देखकर कह रहे हैं कि अरे 26/11 के आतंकी हमले का ऑडियो भी है कि आतंकियों को कैसे बताया जा रहा था कि किसको मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। ये लोगों को फिल्म से पता था, इसीलिए पाकिस्तान अलबला गया, क्योंकि वो तो अब तक हाफिज सईद पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठे बैठे मुंबई में आतंकियों को बेरहमी से लोगों को मारने का कमांड दे रहे थे, जश्न मना रहे थे। अब यही सीन दिखा दिया तो पाकिस्तान को आग लग गई कि अरे बाप रे, तो सच पता चल गया पब्लिक को। इसी से पाकिस्तान परेशान है क्योंकि ये ऑडियो बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुने। आपको ऐसे ही एक रियल ऑडियो सुनाता हूं जो मुंबई के 26/11 हमले के दौरान का है। इस ऑडियो में भी आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठे बैठे 26/11 के आतंकियों को ठीक उसी तरह कमांड देता सुनाई देगा जैसा फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में कोई झूठ नहीं दिखाया गया। अब आप असली ऑडियो सुनिए 26/11 के वक्त कैसे आतंकियों को कमांड दिया जा रहा था पाकिस्तान से। क्या सूरत हाल है काशा? मेरे ख्याल है ऊपर टीम उतार दी गई है। हाँ, तीनों छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो अभी खिड़कियों से सामने से नजर आ रहा है, खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? हमारे खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर, उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनको मतलब जो ना वो शुरू करें। आप उन्होंने सीढ़ियों से उतरना नीचे। हाँ, मतलब लेकिन ऐसी पोजीशन बनाए, ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले नीचे ग्रेनेड फेंके। ये भी हो सकता है। आप ना ऐसी पोजीशन बनाए, मतलब कमरे में रहे, लेकिन आप जो सीढ़ी है ना वो आपकी ना पहली फर्स्ट जो आपके जो ना इंस्टेंस में आपके रूम में हो। अगर कमरे के साथ नीचे सीढ़ियों पे पानी अंदर आए। अच्छा, आपके दाएं बाएं फौजी कोई नजर आ रहा है आपको इस वक्त? हमारे सामने हमें स्नैपर नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सामने बिल्डिंग में। मारो फायर उन्हें यार, मारो उन्होंने ओपन फायर किया, हम उनके से ओपन लड़े। अच्छा, बात सुनो। हाँ, आप जो कमरे में हो ना, हाँ जी, आप ना निशाना लो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो, अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेकर रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। इस तरह की बातचीत हुई थी पाकिस्तानी हैंडलर्स और 26/11 के आतंकियों के बीच, कैसे मारना है, क्या करना है। इसी से पाकिस्तान को आग लग गई और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर 6 खाड़ी के देश कह रहे हैं कि नहीं, हम भी फिल्म नहीं देखने देंगे, इसी वजह से कि पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। अब बात धुरंधर के उस किरदार की जिसे देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। धुरंधर के इस किरदार का नाम है अजय सान्याल, जिसे आर माधवन ने निभाया है। फिल्म में आर माधवन को भारत का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दिखाया गया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही है। हालांकि फिल्म में ऐसा कोई दावा नहीं कि अजीत डोभाल का ही किरदार है, लेकिन फिल्म में कांधार कांड को लेकर कार्रवाई के लिए बोला गया अजय सान्याल का डायलॉग अजीत डोभाल की याद दिला रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी अजीत डोभाल कह चुके हैं वही इस फिल्म में। और अजीत डोभाल कई बार दूसरी बातें भी कह चुके हैं कि पावर होना काफी नहीं होता है, पावर के मुताबिक पंच मारना जरूरी होता है, जो कि आज का नया भारत करता है। फिल्म में भी अजय सान्याल को यह कहते हुए सुनाई दिखाया गया है कि मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी होता है। फिल्म में अजीत डोभाल का जो किरदार बताया जा रहा है वो ये भी कहता है
कि कभी तो हमारा समय आएगा, ऐसी सरकार आएगी कि हम ये कर पाएंगे। इसलिए भी लोगों को आग लगेगी, क्योंकि अब वो सरकार आ गई। अब जो अजीत डोभाल कह रहे हैं ना कि हम अपनी ताकत के हिसाब से पंच मारें, वो अब होता है इस देश के अंदर। धुरंधर में अजीत डोभाल से इंस्पायर किरदार की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि फिल्म में कांधार हाईजैक कांड का भी जिक्र है। अजय सान्याल के किरदार को हाईजैकर से बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें हाईजैकर उनसे कहता है कि हिंदू बहुत डरी हुई कौम है। यह बात अंदर तक झकझोर के रख देने वाली है। इसके बाद ही आतंकियों से बदला लेने के लिए अजय सान्याल धुरंधर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। और आप देखिए कि अपनी रियल लाइफ में अजीत डोभाल कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान को हमेशा हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं देने की वजह से हार झेलनी पड़ी। वो कहते हैं ना कि अक्सर दरवाजा जो है ना वो अंदर से खोला गया, तभी कोई बाहर ही घुस पाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पर किस तरह से माहौल बनाया गया कि सबूत दो, पाकिस्तान को कितना मारे हो। यहां तक कि यह पूछने पे फोकस रहा कि हमारे कितने राफेल गिरा है, पाकिस्तान को कितना मारा, यह देखने के बजाय हमारे राफेल गिरे कि नहीं गिरे यह जानने में लोगों का इंटरेस्ट रहा। यही नहीं, अजीत डोभाल भाई, पब्लिक को तो पता है कि उनका देश कैसा है पाकिस्तान, तो वो तो अपने मजे में है। पाकिस्तानियों को आग लगी है और इधर धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है। देख रही है पब्लिक, उसको सच जानना है।